नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम आपको जो बात बताएं आप उसको मान लें, आप भी भाग लेते हैं हमारे शो में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको और हर रोज आपके लिए कोई ना कोई नया मुद्दा हम लेकर आते हैं। आज भी बड़े बड़े मुद्दे आपके लिए लाए हैं, देश से लेकर विदेश तक के बड़े मुद्दे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे खबरों की, बड़ी खबरें जो आपके लिए लाए हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन में कुछ ही पलों में फायर हो जाएगी। लीजिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कनाडा भारत के बीच तनाव बढ़ चुका है। तनाव बढ़ने का कारण निज्जर मामले में भारत की सख्ती। ये देखिए, बड़ा अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। कनाडाई डिप्लोमैट को भारत ने समन किया, यह बड़ी खबर आ रही है। और भारत ने भी कनाडाई प्रभारी डीएफए स्टीवर्ट व्हीलर को समन आ चुका है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर कनाडा भारत के बीच तनाव बढ़ चुका है और भारत ने भी अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। और ये बड़े अपडेट के रूप में आप समझिए, निज्जर मामले में भारत की सख्ती देखिए। कनाडाई डिप्लोमैट को भारत ने समन किया है। दरअसल कनाडा की तरफ से भारतीय उच्चायुक्त को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया था। उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर कनाडा भारत के बीच तनाव बढ़ने के बाद अब समन कर लिया गया है। निज्जर मामले में ये भारत की सख्ती है। तो कनाडा के डिप्लोमैट को भारत का ये समन, ये लीजिए, ये ट्रूडो के आरोपों पर भारत का रुख जो है वो सख्त हो चुका है। कोई भी देखिए, कनाडा से डिप्लोमैट वापस बुलाने की घोषणा कर दी गई है। तो कनाडा से भारत का डिप्लोमैट वापस आएगा। ट्रूडो सरकार के रवैये से भारतीय राजनयिक को देखिए, कनाडाई प्रभारी डीएफए स्टीवर्ट व्हीलर को समन। ये भारतीय मूल्यों के तहत ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जहां पर भारत को आरोपी बनाने का प्रयास जो किया जा रहा था कनाडा की तरफ से निज्जर हत्याकांड मामले में, जो कि उनके क्षेत्र में, उनके देश में हत्या हुई, तो उस पर भारत को आरोपी साबित करने का उनका जो षड्यंत्र है, कुषड्यंत्र, उसका पर्दाफाश करते हुए भारत ने अब सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है, जहां पर कनाडाई प्रभारी को समन कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ट्रूडो के आरोपों पर भारत का सख्त रुख जो है वो देखने को मिला है और अपने डिप्लोमैट को भी कनाडा से वापस बुलाने की अब घोषणा हो चुकी है। जहां रिश्ते बेहतर किए जा सकते थे, ट्रूडो सरकार ने हर वो गलत काम किया जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब से यानी बद से बदतर होते जाएं। और अब ये देख लीजिए, हालात यहां तक पहुंच गए हैं डिप्लोमेसी में, जहां बातचीत से मामले का हल निकाला जाना चाहिए, तो भारत ने अपने डिप्लोमैट को वापस भारत बुला लिया है और उनके प्रभारी को भी यहां पर समन कर लिया है। अब बात करेंगे स्पेस एक्स की और स्पेस एक्स ने रविवार को अपने स्टारशिप रॉकेट को अब तक की सबसे साहसिक परीक्षण उड़ान के तहत प्रक्षेपित किया और यांत्रिक भुजाओं के सहयोग से लौट रहे बूस्टर्स को पैड पर वापस उतारा गया। यांत्रिक भुजाएं, उनकी वो भुजाएं थी मैकेनिकल भुजाएं, जिसने उस रॉकेट को पकड़ लिया, उस बूस्टर को पकड़ लिया। लॉन्च होने से पहले, धरती में टचडाउन से पहले उस रॉकेट को पकड़ लिया। ये लीजिए, ये तस्वीरें भी आप देखिए, आनंद लीजिए तस्वीरों का। और ये बहुत बड़ी सफलता है जब रॉकेट को कैच कर लिया गया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। लगभग 400 फुट लंबे स्टारशिप को सूर्योदय के समय मेक्सिको की सीमा के निकट टेक्सास के दक्षिणी सिरे से प्रक्षेपित किया गया। यह पूर्व के उन 4 अन्य स्टारशिप्स की तरह मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर से वक्र बनाते हुए गुजरा, जो या तो उड़ान भरने के तुरंत बाद नष्ट हो गए थे या समुद्र में गिरकर नष्ट हो गए थे। स्पेस एक्स ने पहले चरण के बूस्टर को वापस उसी पैड पर उतारा है जहां से उसने 7 मिनट पहले उड़ान भरी थी। प्रक्षेपण टावर पर धातु की विशाल छड़ें लगी थी, जिन्हें चॉपस्टिक भी कहा जाता है। चॉपस्टिक जिससे खाना खाया जाता है, नूडल्स खाए जाते हैं, उसी तर्ज पर इसका नाम दिया गया है चॉपस्टिक, क्योंकि ये पकड़ लेगा उस रॉकेट के बूस्टर को। स्टारशिप में 33 रैप्टर इंजन लगे हैं। कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न स्थित स्पेस एक्स मुख्यालय से स्पेस एक्स की केट टाइम ने यह कहा कि यह इंजीनियरिंग इतिहास के क्षेत्र में एक बड़ा दिन है। यह उड़ान निदेशक पर निर्भर था कि वह वास्तविक समय में, यानी मिशन डायरेक्टर पर निर्भर था कि वह वास्तविक समय में यह निर्णय ले कि लैंडिंग का प्रयास किया जाए
या नहीं, जो स्पेस डायरेक्टर होता है, मिशन डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर यह निर्णय था। तो कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न स्थित स्पेसएक्स मुख्यालय से स्पेसएक्स की कैट टाइम्स ने कहा, मित्रों, ये इंजीनियरिंग के लिए ऐतिहासिक दिन है। स्पेसएक्स ने कहा कि बूस्टर और प्रक्षेपण टावर दोनों को अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो इसका नतीजा पिछले प्रक्षेपण की तरह ही होता। कई रॉकेट स्पेसएक्स के जो हैं वो फट जाते थे, धरती पर आते हुए फेलियर हो जाता था। और इस प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष में गए सुपर हेवी, यानी ध्यान सुनिए, भारी, सुपर हेवी बूस्टर को प्रक्षेपण स्थल पर वापस लाकर टावर पर उतारा गया। इसी के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक इलॉन मस्क ने इतिहास रच दिया है। यह स्टारशिप का 5वां उड़ान परीक्षण था। कई बार फेल हो चुके हैं इलॉन मस्क, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टारशिप सुबह टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट व सुपर हेवी रॉकेट को संयुक्त रूप से स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हेवी में 33 रैप्टर इंजन है। बार बार हो सकता है इस्तेमाल। स्पेसएक्स ने इसको इस तर्ज पर बनाया है, स्पेसशिप को इस तर्ज पर बनाया है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्षयान धरती पर दोबारा वापस सकुशल लौट सकेगा। बाकी जगह पर रॉकेट्स को छोड़ दिया जाता है या समुद्र पर गिरता है, और ये देखिए किस अंदाज में इसको पकड़ा जाएगा। 7 मिनट बाद वापस लौटा बूस्टर। इसके पहले लॉन्च 4 स्टारशिप उड़ान भरने के तुरंत बाद समुद्र में गिर गए थे। ये 5वां था, 4 फेल हो चुके हैं, 5वें में कामयाबी मिली। तो ये जीवन के लिए एक लेसन भी है, एक संदेश भी है। इस बार स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क की बड़ी चुनौती थी। कंपनी पहले चरण के बूस्टर को उस पैड पर वापस ले आई थी, उसने जहां पर 7 मिनट पूर्व उड़ान भरी थी। बूस्टर ने वापस आकर 71 मीटर ऊंचे लॉन्च टावर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। 120 मीटर ऊंचाई है स्टारशिप की, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार है इसकी, सोचिए। दरअसल इसका उद्देश्य इंसानों को चंद्रमा पर ले जाने का था। चलिए बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे इसको लॉन्च किया गया और उसके बाद कैसे ये वापस आया। 2019 की तस्वीर दिखा रहे हैं, 2024 की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक अलग मॉडल था जिसको ऐसे डायरेक्टली लैंड करना पड़ा। ये एक अलग तरीका है। इलॉन मस्क के द्वारा स्वयं ये वीडियो शेयर की गई हैं, हम ये डायरेक्टली सोर्स नहीं कर रहे। आप ये देखिए, ये यहां पर लैंड होता है बड़े ही प्यार से। 2019 और 2024 में आपने देखा किस तरीके से वो वहां पर हुआ। अब ये वो रॉकेट है जो वापस आया, और ये देखिए ये मैकेनिकल आर्म्स हैं, ये इसको ऐसे पकड़ लेंगी जैसे गले लगा लिया गया, बिल्कुल चॉपस्टिक की मानिंद इसको पकड़ लिया गया। और ये बहुत सेफ माना जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर धरती पर इंपैक्ट होता तो वहां पर नष्ट होने की संभावना ज्यादा है। और ये क्लोजअप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्पीड भी नीचे है, एल्टीट्यूड भी नीचे है, लेकिन ये देखिए ये आएगा, ऐसे आएगा 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 आएगा, और ये चॉपस्टिक्स जिसको कह रहे हैं, उसने इसको ऐसे पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया ताकि ये और नीचे ना जा सके। हालांकि काफी कंट्रोल्ड था, उसने आके अपनी स्पीड को रोका, उसकी स्पीड को कम किया गया, लेकिन अंततः ये मैकेनिकल आर्म्स हैं जहां पर मैकेनिकल आर्म्स के द्वारा इस रॉकेट को वहां पर रोक लिया गया। तो इतिहास रच दिया गया। और ये स्पेसएक्स की टीम जो है वहां पर आप देखिए किस आनंद ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये बिल्कुल एकदम से इतिहास ही रचा गया है। ये और तस्वीरें जो आपके लिए हम लेकर आए हैं उसमें भी देखिए कैसे ये वापस आता है, धरती पर आता है। और कितनी ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी देखी होंगी जब ये फट जाते थे ये रॉकेट, लेकिन इस बार नहीं। ये खुशी का दिन इलॉन मस्क के लिए, स्पेसएक्स के लिए। और सोचिए इन मिशंस का इस्तेमाल करके, इन लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके कभी मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने की तैयारी है इलॉन मस्क की। तो उसी में से एक तस्वीर आप ये देखिए, और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कि इतिहास में शुमार हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय इसरो की अगर बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो या ना हो, लेकिन हमारा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव हम ज्यादा हैं। लेकिन ये इस चीज की तारीफ करना बनती है, क्योंकि स्पेस के लिए हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है, और इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया ये मॉडल भी उतना ही महत्वपूर्ण था, उतना ही जरूरी था। तो देखिए अब चंद्रमा पर इंसान जा सकेगा। देखिए स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक अपने स्टारशिप को लॉन्च कर दिया है, और लॉन्च करके उसको 7 मिनट के बाद वापस भी ले आया। वापस लाने के बाद उसको पकड़ भी लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे की ओर रुख करते हैं। ये तो हमने स्पेसएक्स की बात की, इलॉन मस्क की बात की, और उस रॉकेट की बात की जो वापस आ गया। जनमत में
अब अगले मुद्दे की बात करेंगे जो कि युद्ध क्षेत्र से है। युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें भी आपको बताएंगे लगातार हर बार की तरह, जहां इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अब और बढ़ चुकी है। ईरान में साइबर अटैक के बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह से उसके न्यूक्लियर ठिकाने इस हमले की चपेट में आए हैं, उससे आशंका तेज होने लगी है कि अब इजराइल उसके परमाणु अड्डों को तबाह कर देगा। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी यह भी है कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वह मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए इजराइल को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा अमेरिका, जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम का आप नाम सुनते होंगे। लेकिन अब इजराइल के दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ईरान जैसा दुश्मन जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें उस पर छोड़ रहा है, तो अब अमेरिका की युद्ध में एंट्री हो चुकी है। साथ ही उसे संचालित करने के लिए आवश्यक सेना भी भेजेगा। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। हालांकि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इसकी समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। ये सस्पेंस भी बना रहना चाहिए। लेकिन आपको पहले यह बता दें कि अमेरिका के नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जाने के बाद इजराइल के पास कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो जाएंगे। जी हां, इजराइल के पास पहले से ही 6 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिनके बारे में समय समय में हमने आपको बताया है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, इस तरीके के 7-6 और सिस्टम्स हैं जो कि मिसाइल की रेंज पे डिपेंड करते हैं। 100 से 150 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर की दूरी से अगर आएगा तो उसके लिए एक कवच है, 1000 किलोमीटर से आएगा तो उसके लिए दूसरा एयर डिफेंस है, उससे ज्यादा आएगा तो दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है, अंतरिक्ष से आएगा अगर कोई रॉकेट तो उसके लिए भी एक उपाय है इजराइल के पास। और अब थाड़ आ चुकी है। अब बात करेंगे उस कवच की जो अमेरिका इजराइल को देने जा रहा है, जिसको ईरान और उसके प्रॉक्सी का भेद पाना बेहद मुश्किल है, और वही कवच जिसे अमेरिका के इजराइल को दिए जाने के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। जैसे जैसे इजराइल के दुश्मनों के हमलों का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका भी अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए और आगे आ रहा है। बता दें कि अमेरिका ने अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के लिए और मदद देने का ऐलान किया है। इजराइल को एक ऐसा सुरक्षा कवच मिलने वाला है जिसको ईरान और उसके प्रॉक्सी का भेद पाना मुश्किल है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका इजराइल को हर तरह की मदद दे रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पेंटागन ने घोषणा की है कि वह इजराइल को एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम यानी थाड़ देने जा रहा है, THAAD। इसके अलावा इजराइल में अमेरिका अपने अतिरिक्त सैनिक भी तैनात करेगा। और ये कितना असरदार है अमेरिका का यह थाड़, ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल में आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास 7 थाड़ बैटरियां हैं। इस सिस्टम को पेट्रियट इंटरसेप्टर का पूरक माना जाता है। पेट्रियट मिसाइल जो है बेहद खतरनाक मानी जाती है और ये पेट्रियट इंटरसेप्टर का पूरक माना जाता है। ये 150 से लेकर 200 किलोमीटर यानी आप देखिए 124 मील की दूरी से लक्ष्यों को मारते हुए एक बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। तो अब और मजबूत बनाया जा रहा है इजराइल को। आमतौर पर हर थाड़ में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर्स, रेडियो और रडार उपकरण होते हैं और इन्हें संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। बता दें कि 1 साल पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा बढ़ाने और इजराइल की रक्षा में मदद करने के लिए मध्य पूर्व के आसपास यानी मिडिल ईस्ट के आसपास एक थाड़ बैटरी और अतिरिक्त पेट्रियट बटालियनों की तैनाती का आदेश दिया था। इजराइल को थाड़ मिलने से उसकी सुरक्षा में और मजबूती आएगी, क्योंकि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम कई मौकों पर हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। जो इजराइल दावा करता है कि भाई हम कभी मिस नहीं कर सकते, लेकिन इस बार इजराइल पर भी ये बड़ा युद्ध है और कई मिसाइलों को वो चूक चुका है। इसीलिए अब अमेरिका की एंट्री थोड़ी और खुल के हो रही है, जहां पर थाड़ जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को अब अमेरिका को दिया जा रहा है। चलिए, ये आपने आपको पूरी खबर सुनाई, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपने पूरी खबर को जाना। वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में यह सक्षम है थाड़। शक्तिशाली थाड़ से अब डर में है बाकी देश। चलिए, इस खबर पर अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न भी पूछा वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि हर खबर पर हम आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भी आपसे जानने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिकी कवच बढ़ाएगा ईरान की चिंता? 78% लोगों ने कहा हां, लेकिन 22% ईरान के साथ भी लग रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, चिंता नहीं बढ़ेगी, लेकिन बहुमत यह मानता है कि हां, अब चिंता बढ़ने वाली है।
अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी, यानी हाई लेवल यात्रा होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने एससीओ शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से इतर जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया है। करीब 9 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। कोई बहुत ज्यादा यात्राएं नहीं होती, अब 9 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, जबकि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान की ओर से सीमा पर आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में अब भी बर्फ जमी हुई है और यह बर्फ जल्दी गलती हुई मुझे तो नजर नहीं आती है। ऐसी सूचना है कि जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय रुकेंगे। है ही वो इतनी खतरनाक जगह। पाकिस्तान एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद सीएचजी की बैठक की मेजबानी कर रहा है जो 15 और 16 अक्टूबर को होगी। तो पाकिस्तान की यात्रा करने वाली भारत की आखिरी विदेश मंत्री जो थी वो भी आपको बता दें कौन थी, वो सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद की यात्रा की थी। पाकिस्तान ने एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसे भारत की ओर से एक अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, एक बड़ा कदम भारत की तरफ से। एक कार्यक्रम में अपने हालिया संबोधन में एस जयशंकर ने कहा था, किसी भी पड़ोसी देश की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहेगा, लेकिन ये सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके और ऐसी सीमा पार आतंकवाद खत्म करने की इच्छा करने से नहीं हो सकता है। इस सम्मेलन के लिए वरिष्ठ मंत्री को भेजने का फैसला एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ये कह रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसा रिश्ता चाहता है, जबकि उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह की बातचीत के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी पड़ोसी देश पर है। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मई 2023 में भारत की यात्रा की थी। करीब 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भारत की यह पहली यात्रा थी और अब भारतीय विदेश मंत्री के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं का बाजार वहां पर गर्म है। खासकर किसी भारतीय नेता द्वारा मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का दौरा करना यह अहम माना जा रहा है। इस पर कई तरह की बातें की जा रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एस जयशंकर का आना पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार द डॉन लिखता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। यह 10 सालों में पहली बार है जब भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के एक अन्य मीडिया हाउस यानी समा टीवी ने कहा कि हमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और वहां के न्यूज एजेंसीज खासतौर पर। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित कहते हैं कि मुझे शुरू से यह नहीं लगता था कि भारत सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहता है कि वो एससीओ संगठन को भी उसी नजर से देखता है जैसे वो पाकिस्तान को देखता है। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होने वाला है और पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर करेंगे। इसके अलावा कौन होने वाला ये जान लीजिए। इसके अलावा चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के उपराष्ट्रपति भी वहां पर शिरकत करेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे। रूस से 76 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, चीन से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, भारत से 4 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और किर्गिस्तान से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और ईरान से
2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। शंघाई सहयोग संगठन का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंच गया है। अब पाकिस्तान की जनता की क्या प्रतिक्रिया है भारत को लेकर, अब आपको वो सुनिए, आनंद लीजिए इसका। भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने हाँ, वो ही आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप बताएं, अगर इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं, मुकाबले में नहीं, आपको लगता है कि इंडिया गलत कह रहा है? बिल्कुल देखें कि इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह ही है कि हम उनके बराबर नहीं है, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमें तसव्वुर करना पड़ेगा कि भाई हम मानते हैं कि भाई वो आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा आ रहा है ना, उसी भी आप बात वो देखें, वो आ रहा है और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। ये इंसल्ट नहीं है हमारी। वो फिर किस लिए आ रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए, उन्होंने सीधा कहा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूँ जी। भाई आप मुझे बताएं, अगर वो ये कहते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम पाकिस्तान से कोई भी मतलब डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम एक पार्टी, हमारी तो पीटीआई ने कह दिया कि हम जयशंकर को अपने जलसे में बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारा ये पार्टियों वाला इशू जब खत्म हो जाएगा ना, फिर ही हम एक होकर कुछ सोच सकेंगे मुल्क के बारे में। समझ नहीं आई, अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इशू रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। ये इंडिया में और हमारे में, पाकिस्तान में फर्क क्या है? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, दोनों आपस में फर्क भाई कुछ भी नहीं है। देखो अगर एक घर जुदा हो जाता ना, पहले 47 से पहले हम एक ही घर थे, ठीक है, 47 से पहले हम सारे एक ही थे, हम एक ही घर था। अगर जुदा हो गया वो एक अलग बात है, वो तरक्की की तरफ चल पड़े, हम लड़ाई की तरफ चल पड़े, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़े, हम जज्बे की तरफ, हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होंगे? ठीक है, समझ नहीं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जज्बा क्या करेगा हमारा? ये भी एक बात है, समझ में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेके चले, छोड़ दें इंडिया को भी। इंडिया ऐसे कर रहे हैं, इंडिया वैसे चाह रहे हैं, उनसे सीख ले, उनसे सीख लेना कुछ यार। हमारे मुल्क में हम देखे वो इंडिया कितने मुल्कों को क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमने आज तक कुछ चीज की है? ऐसे ही है। क्या क्या हमारा क्या जा रहा है बाहर मुल्क में? हम टमाटर प्याज वगैरह वो भी हम फिर उन्हें मुल्क से ले रहे हैं, समझ नहीं। तो हमारे मुल्क से अगर कुछ बाहर जाएगा तो कोई मुल्क वाला हमारी कदर करेगा? अभी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, उसने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, उनके वजीर खारजा ने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया है कि जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान इंडिया के इशू में कोई बात नहीं करूंगा, मैं एससीओ की मीटिंग के हवाले से, मीटिंग के हवाले से मैं जा रहा हूँ या मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर आते हैं मोहब्बत तौर पर आए जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहली दफा ये भी इंटरव्यू हो सकता है जी माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, जो देखते हैं उनका इस्तकबाल देखते हैं। इसमें ये भी तो हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है ना, कदम नहीं बढ़ाया। ये भी तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान से अब ऐसा वेलकम किया जाए, ऐसा उन्हें जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से बिहेव किया जाए कि वो वाकई में जाती दफा ये स्टेटमेंट दे दें कि हाँ यार मैं सोच रहा हूँ। ये बात है, हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इतना जो है ना, अगर इतना झुक सकते ना हम, तो फिर तो बात ये गलत है, हम झुक नहीं सकते। अमेरिका के आगे, इसके अलावा अगर चाइना के आगे, आपको नहीं लगता तकरीबन झुके ही पड़े हैं या नहीं? बात ये कि हमारे जो बड़े बड़े लीडरान है ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए ना, जो मुआहदे किए, IMF जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपने उन मुआहदों की वजह से मजबूर हैं, ठीक है, उन एग्रीमेंट्स की वजह से मजबूर हैं, ठीक है ना। और भी इसके अलावा बहुत सारी मामला ऐसे हैं। बुजुर्ग साहब की सीधी सीधी सी बात है कि यार आ रहा हूँ आपकी जिनका हमने देना है ना, उनसे हम अकर नहीं सकते यार। बता दूं, आप कहते हैं ना इंडिया मदद करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? इंडिया कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए इस्लामाबाद में इन्होंने बुलाया सारों को, ठीक है, और ये मतलब कोई हल नहीं करना इन्होंने, कश्मीर का हल नहीं करना, किसी गरीब लोगों का हल नहीं करना। देखिए सड़कों पे बैठे हैं बेचारों को,
रोटी को खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, लेकिन दुश्मनी हमने पूरी करनी है। आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने, फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीज ठीक है, लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जरूर कहें। आज 2024 है ठीक है, और 2 माह को 2025 हो जाएगा, ठीक है, फिर 25 साल को 2050 हो जाएगा, ठीक है, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका बच्चा इंटरव्यू कर रहा होगा और फिर भी रोला यही होगा, प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, आलू आ रहा है, हम अपना नहीं उगाएंगे, हमारा कुछ नहीं होना। ठीक है, समझ आइए, हमारा 2050 में भी यही हाल होगा कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर, तो हम इस वजह से ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस्लाम इधर बरसगीर में हिंदुस्तान में पहले था या पहले हिंदुइज्म पहले था? मेरी एक बात का जवाब देना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताएं कौन सा मजहब पहले था, इस्लाम या हिंदुइज्म? इधर बरसगीर यहाँ पर पहले हिंदुइज्म ही थे, हिंदू भी थे, तो बुद्ध मत भी थे, हाँ। और भी मजाहिब थे, ठीक है ना, ईसाइयत भी थी यहाँ पे, बिल्कुल यहूदी भी थे, लेकिन मुसलमान बाद में आए। बात सुनिए, यहाँ पे मुसलमान इस्लाम बाद में आए यहाँ ठीक पे, है, लेकिन उनका ये स्टांस है ना। अब पाकिस्तान को हमने कैसे ठीक करना? हाँ, मैं इधर ही आना चाह रहा था, हमें खुद ठीक होना ये चीज है, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना। हाँ, जब हम खुद ठीक होंगे, निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ही नजारा। तो देखा आपने पाकिस्तान का क्या हाल। घटना का जिक्र करते हुए राम गोपाल के भाई हरमिलन ने बताया कि मां दुर्गा के जुलूस पर पहले अब्दुल हमीद के घर से पत्थर फेंके गए थे। इन पत्थरों से एक देवी प्रतिमा का हाथ टूट गया था और मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसके बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो उठे। इसी दौरान पुलिस ने हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे हंगामा मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि पत्थर बरसाने वाले मुस्लिम भीड़ ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राम गोपाल को घर में खींच लिया और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, उसको मार डाला। हरिमिलन का कहना है कि अगर पुलिस हिंदुओं पर लाठी ना चलाती तो सभी श्रद्धालु एकजुट रहते और उनका भाई जिंदा रहता। आखिर क्या है पूरा मामला और विस्तार से समझने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान मचा बवाल अब आगे बढ़ चुका है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से लेकर प्रदर्शन की कहानी के बीच विपक्षियों के हंगामे का एंगल भी है। हिंदू युवक की हत्या के पीछे जिहादियों का हाथ है, सोची समझी साजिश है। झूठे नैरेटिव को फैलाकर यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश है। इसे बीजेपी के नेताओं ने एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है, उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अब यूपी में कोई भी वारदात हो और वोट बैंक की राजनीति करने वाला जिन्न ना जागे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर कोस रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के लिए इंसाफ की मांग भी पुरजोर है, मगर आरोपियों के मजहब को लेकर बयानबाजी करने से अभी भी बचने की कोशिश हो रही है। या तो ये डर है कि कहीं उपचुनाव से पहले वोट ना खिसक जाए। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती।
बहराइच में भड़के दंगे को लेकर सीधे तौर पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था पर जब उठे तो जिहादियों के इरादों पर क्यों नहीं? सवाल ये भी है। बहराइच में बवाल, सुलगते सवाल। कल बवाल के बाद आज कैसे भड़का दंगा? दंगे की साजिश के पीछे किसका हाथ है? विसर्जन में बवाल की प्लानिंग किसकी थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस समय पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। मृतक का अंतिम संस्कार तो हो गया है, मगर धधकती हुई चिता चीख चीख कर सवाल कर रही है कि आखिर कब तक उसकी तरह और भी हिंदू भाइयों को जिहादी साजिश का शिकार होना पड़ेगा। घृणित करती खबर आए दिन सामने आती रहती है, मगर बहराइच को दहलाने से किसको फायदा मिलेगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। कब तक करोगे? क्या हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा? हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की भी, मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करें। देखिए, इस तरह के हरकत करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं और वो हर जगह मिलते हैं। यदि आंदोलन करोगे तो वहां भी जाके खड़े हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि व्यवस्था बिगड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त है। यहाँ इस तरह की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री भी इस पर सख्त हैं। तो ऐसी हरकत करने वाले दोबारा नहीं करेंगे, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोग निश्चित तौर से बहुत ही दुखी हैं, कष्ट में हैं। उस बच्चे को हंसते खांसते परिवार को उजाड़ दिया और उस बच्चे को मार डाला। मैं समझता हूँ कि रोज अपने घर का वो बेचारा खर्चा वहन करता था, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति अपने परिवार को जिला खिला रहा था। पुलिस लाकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है, पुलिस डॉक्टर करते हैं ना, तो पुलिस बता रही है। और ये लोग बता रहे हैं अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, शासन का भी कोई मंत्री भी अभी तक कोई नहीं आया, कोई मंत्री तक नहीं आया। आप सोच सकते हैं, ये रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और अभी तक भी सरकार का कोई नुमाइंदा इनके दरवाजे नहीं आया और कोई नहीं मिलने आया। और ये कहते हैं गरीबों के रक्षक हैं और हम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। और अनुसूचित जात के लोग, जो बेचारा गरीब आदमी, सोचिए आप, और पूरी सरकार का कोई, इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। देवेंद्र जी ने कहा था अपने एक सभा में कि वोट जिहाद की वजह से लोकसभा में वो कई सीटें हारे हैं और उन्होंने लव जिहाद का भी जिक्र किया था। तो क्या बीजेपी विधानसभा में ये मुद्दा बहुत गंभीरता से उठा रही है और हिंदुत्व के प्रति बीजेपी अब काफी सीरियस हो रही है महाराष्ट्र में? देखिए, ऑलरेडी हम सब हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी विचारों पे चलने वाले कार्यकर्ता है। इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का व्यक्ति है जो देश के प्रति
राष्ट्र निर्माण की भावना रखता है, उनके सब हमारे साथ है, बीजेपी उनके साथ है। अब यहाँ पे आकर, महाराष्ट्र में आकर गलत गलत वीडियो बनाएंगे, बांग्लादेश के घटनाओं का समर्थन करेंगे, उसके खिलाफ बीजेपी है। और हम सीधी सीधी बात करेंगे, जो इस देश में रहकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, उनके खिलाफ हम पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से हम पूरे हिंदुत्व को साथ में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम विषय को लेकर जाएंगे। कुछ लोगों ने चुनाव में जिस प्रकार से एक गट्टा वोट डाल दिए हमारे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, कि मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो डर बताया मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जनता को समझ गया है, मुस्लिम लोगों को भी समझा है, मागासवर्गीय जनता को समझा है कि मोदी जी हमारा संरक्षण करने वाले हैं, मोदी जी देश को सुरक्षित रखने वाले हैं। इसलिए हम लोग आगे जाएंगे और निश्चित रूप से हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को हम ये समझाएंगे। चलिए, इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपको पूछा वो बता देते हैं। जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को उठाना होगा सख्त कदम, ये लीजिए 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना, तो बहुमत कहता है हाँ, सख्त कदम उठाना होगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, मुख्य खबर का, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी लेकर लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हरियाणा और यूपी के शूटर्स ने इस हत्या को अंजाम दिया है। ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और उसके बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, उसके बावजूद ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थी। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इसमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट में और 1 सीने पर लगी। आरोपियों ने 9.9 mm की पिस्टल से सिद्दीकी को गोलियां मारी थी। यह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 13 गोलियां अपने बैरल से छोड़ सकती है। ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास से मिल चुकी हैं। मुंबई पुलिस ने सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे। अब इस हत्याकांड के बाद मुंबई के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रियों के घरों के बाहर भी गश्त की जा रही है। साथ ही सलमान पर सिद्दीकी की मौत का गहरा असर भी हुआ है। सलमान के परिवार ने करीबी लोगों से घर न आने की अपील कर डाली है। सिद्दीकी हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट भी लगा दिया गया है। वहीं सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी अपने आप को भगत सिंह जी का फैन बताने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है, जिसका सबसे बड़ा कारण सालों से चली आ रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान की दुश्मनी को बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग का आरोप है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समाज में पूजनीय माना जाता है, और सलमान खान ने इसके बाद आप सोचिए माफी भी मांगी, माफी तक नहीं मांगी थी। अब देखिए जिसके चलते अब ये कदम उठाना पड़ा है। लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी को अब कई साल हो चुके हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे बिश्नोई और सलमान दुश्मनी क्या कुछ है। बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी कब से चल रही है और क्या कुछ जो कारण है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि 1998 में काले हिरण के शिकार मामले से ये दुश्मनी शुरू हुई थी। अकेले लॉरेंस बिश्नोई की नहीं, मैं तो कहूंगा बिश्नोई समाज ही आक्रोशित था। काले हिरण को पूजता है बिश्नोई समाज, एक पूजनीय माना जाता है, हिरणों को पूजा जाता है बिश्नोई समाज में। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश रचली गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान को धमकी दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला का जैसे ही सलमान खान का हाल कर दिया जाएगा। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 की सुबह फायरिंग भी हुई थी। तो आप ये देखिए, हमले की तैयारी पूरी थी, अटैक करने की तैयारी पूरी थी, और अब अगला निशाना सलमान खान को ही बताया जा रहा है। और बाबा सिद्दीकी यहाँ पर साथी करीबी, और क्योंकि
सलमान खान से करीबी माने जाते हैं। और जो आरोप लगाया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि दाऊद का जो करीबी होगा, सलमान का जो करीबी होगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो भाई उसकी हत्या कर दी गई बाबा सिद्दीकी की, और अब सलमान का अगला नंबर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है। और ये तो आपको हमने पोस्ट दिखाई जिसमें ये फायरिंग की थी, जिसमें फायरिंग का मतलब पूरी तरीके के बारे में बताया गया था, क्यों कुछ किया गया था। अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में क्या है, एक अपडेट आपको इस खबर पर हम बताएंगे। आपको बता दें ताजा मामले में, जी हां, ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिटलिस्ट में मुनव्वर फारूकी है। मुनव्वर फारूकी हिटलिस्ट में है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के पीछे 2 शूटर्स का दावा, ये आपको बता दें, दिल्ली जब ये आया था कुछ दिनों पहले इवेंट के दौरान इसका पीछा किया गया। मुनव्वर फारूकी, देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है कि भाई उनकी हिटलिस्ट में मुनव्वर फारूकी का नाम भी सामने आ रहा है। एक अपने इवेंट के लिए मुनव्वर फारूकी दिल्ली आया था, और दिल्ली जब वो आया था, जिस होटल में वो रुका था मुनव्वर फारूकी, उस होटल में बिश्नोई के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स भी रुके थे, और उन शूटर्स का जो पूरा प्लान था, तैयार था, हत्या कर दी जाती मुनव्वर फारूकी की, लेकिन वहां पुलिस की मुस्तैदी के चलते मुनव्वर फारूकी बच गया। हालांकि ये आरोप, बता दें आपको, कारण भी बता देते हैं। कारण ये है कि भाई ये कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था मुनव्वर फारूकी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी को मारने का पूरा प्लान था। तो आपने देखा कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी को मारने की जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार कर ली गई थी, पूरा प्लान सेट था, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको मार भी डालता है। एक संदेश उन लोगों को दिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से कि भाई आप सनातन का अपमान करोगे तो भी आप नहीं बचोगे। तो ये देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज़ भी कंटिन्यूअसली मुनव्वर फारूकी को रोकता रहा है, उसका प्रोग्राम्स को बंद कराता रहा है, क्योंकि केवल हिंदू देवी देवताओं का ये मजाक बनाता था, और अब ये भी हिट लिस्ट में है। पता नहीं कब इसका नंबर भी आ जाएगा। आगे दीजिए, चलिए, समय इतनी अनुमति देता है आपसे संवाद करने की, मुझे और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमें आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय